Assalamu alaikum students। तो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑटोइम्यूनिटी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें थोड़ा बहुत जो डिजीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, द डिजीज़ विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द फर्स्ट लेक्चर। इफ़ यू वॉच दैट लेक्चर सीरियसली, अगर आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखते हैं तो इस लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स उसी में से आएंगे। अगर आप डीप जाता है, जो पेपर निकालेगा अगर वो डीप जाता है डिजीज़ में भी, तो तब इस लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लेना, और इसमें जो डिटेल्स, थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है, इसको देख लें। ज़्यादा डिटेल भी नहीं दूंगा मैं, एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे इसमें, बाकी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बस इसमें, इस वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले जो है हीमोलिटिक एनीमिया की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, लाइसिस ऑफ आरबीसीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ जो एंटीजेंस आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनको आरबीसीज का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, बस याद रखना है आपको। ये पॉइंट हटा दो। इसके बाद ये होता कैसे है, ये सेल्फ नॉन सेल्फ में कैसे कन्वर्ट होता है, जो ड्रग थेरेपी की वजह से, पेनिसिलिन जैसे हैं एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट्स लाइक मिथाइल डोपा जो है, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई आरबीसीज की, या सेल्फ नॉन सेल्फ में कन्वर्ट हो गया। तो दिस डिजीज इज हीमोलिटिक एनीमिया, इट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज विच इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड। ये चीज़ याद रखना। इसमें कौन से क्लास ऑफ एंटीबॉडीज यूज होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नंबर टू इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्लेटलेट काउंट। इसमें जो प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये इसको डिस्ट्रॉय करती है दिस प्लेटलेट्स को। इनका ये प्लग बना देती है, इंट्रावेस्कुलर एग्लूटिनेशन कर देती है इनका, जिसकी वजह से फिर ब्लॉक हो जाता है सब कुछ, और दिस कॉजेज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम पड़ जाता है। ये दूसरा डिजीज, ये दिस इज द सेकंड डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद ग्रेव्स डिजीज जो है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, एंटी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे एंटी टीएसएच डिजीज भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है ग्रेव्स डिजीज में, इसमें एंटीबॉडीज जो बनती है वो डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करती है थायराइड ग्लैंड को। जो यहाँ पे टीएसएच के लिए इसमें थायराइड सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे बाइंड क्या होना चाहिए था, टीएसएच, मगर उन पे बाइंड होता है अब एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनी है, ठीक है, वो एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ दिस थायराइड हार्मोन हो जाती है। थायराइड हार्मोन की अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन, नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्शन हो जाती है, रेगुलेट नहीं कर पाते हम इसको। इस डिजीज, ग्रेव्स डिजीज को हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। थायरोटॉक्सिकोसिस ग्रेव्स डिजीज को हम बोलते हैं। इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही बनता है अगेंस्ट दिस व्हाट आई से थायराइड सेल्स। उसके बाद एडिसन्स डिजीज़ है। एडिसन्स डिजीज़ के बारे में आपको याद रखना है, इट इज़ ड्यू टू एड्रेनोकॉर्टिकल डैमेज हो जाता है। जैसे हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, उसमें जो आपका जोना ग्लोमेरुलर रीजन होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और दैट लीड्स टू द डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट मसल एंटीजेंस। जो मसल्स पे अपने सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अपने एंटीजेंस होते हैं, उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है, या फैटिग हो जाता है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ईटिंग वॉकिंग सब में प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान मतलब एक जगह बैठ कर थक जाता है, इंसान मतलब उठ नहीं पाता है ज़्यादा, और इवेंचुअली इससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। जब सारी मसल्स कमज़ोर पड़ गई तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। जैसे अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, उन पे अगर होगा ऐसा, तो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस जो होंगे वो सीवियरली इफेक्ट होंगे, और नर्व ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, नर्व ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसके बाद ये है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE जिसको हम बोलते हैं। ये स्किन डिजीज़ है एक्चुअली। इसमें एंटी न्यूक्लियर फैक्टर्स बनते हैं, ANF जिनको हम बोलते हैं। एंटी न्यूक्लियर फैक्टर्स जो बनते हैं, और एंटी न्यूक्लियर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इसमें। इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। जो ANF है आपका, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर, इट रिएक्ट्स विद द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल वियर एंड टेयर ऑफ द सेल्स, फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विच कॉजेज द टिश्यू डैमेज। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, और इनकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है। या जो न्यूट्रोफिल्स, मेच्योर न्यूट्रोफिल्स इसमें देखी जाती है, ब्लड में या बोन मैरो में मेच्योर न्यूट्रोफिल्स देखी जाती है इसमें। और इसका फंक्शन क्या है, इन न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या रहता है यहाँ पे, दे हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ANF। समझ में आ रहा है, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर्स की प्रेजेंस में वो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देती है।
दिस न्यूट्रोफिल्स सिस्टमिक लूपस एरिथ्मेटोसिस में। ये पॉइंट आपको याद रहा बस काफ़ी है, बाकी पे दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है सिलेबस में, वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। में डिटेल्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है डिटेल में, कल डीप क्वेश्चन पूछता है कोई, तो आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से आए। इस एस एल ई का सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस में ये सब चीज़ें हो जाती है, रैशेस बढ़ जाते हैं, ये स्पॉट्स हो जाते हैं, जिस रेडनेस हो जाती है चेहरे में, इसको मलर रैश भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रख लेना। इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स की डिजीज़ है, इट इज़ द डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स। इट इज़ caused by the rheumatoid factors जो again which are formed against the immunoglobulin M। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स में, वहाँ पे ज़्यादा नंबर पाया जाता है टी सेल्स और मैक्रोफेजेस का इस डिजीज़ में। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद रहते हैं, इट्स मोर देन एनफ। अब हम इन डिजीज़ की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हैं हम। क्लिनिकल सिम्टम्स अगर किसी का होगा, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ का देखा आपने अभी, तो हमें पता चल जाता है इसको ये डिजीज़ हुई है, या हम कंफर्म करते हैं, एंटीबॉडीज़ देखते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़, इस पर्टिकुलर पेशेंट में वो एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप का कुछ हो रहा है इसके ब्लड में कि नहीं हो रहा है, वी कंफर्म दैट। कैसे करते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं या एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है, रेडियो इम्यूनो एसे जिसको हम रिया बोलते हैं, ये सारे टेस्ट करते हैं हम लोग। फिर हमें पता चल जाता है द पर्सन हैज़ इज सफरिंग फ्रॉम दिस, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस ऑटोइम्यून डिजीज। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ करते हैं इसमें, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया है, इसमें अगर हम साइनोकोबालम विटामिन B12 का ट्रीटमेंट देंगे तो ये हीमोलिटिक एनीमिया ट्रीट हो जाता है। दिस थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस जो है, जिसको हमने ग्रेव्स डिजीज़ बोला था, इट इज़ ट्रीटेड बाय एंटी ड्रग्स। माइस्थीनिया ग्रेव्स जो है, इट इज़ ट्रीटेड बाय कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स, कोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट किया जाता है और माइस्थीनिया ग्रेव्स ट्रीट हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। ल्यूपस एरिथमेटोसिस को ट्रीट किया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के थ्रू, या साइक्लोफॉस्फामाइड के थ्रू, या एजोथायोप्राइन के थ्रू, ये सारी ड्रग्स यूज़ होते हैं। ये स्लाइड भी याद रख लेना, ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका। और आपने देखा जो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, एब्नॉर्मल सेल्स की वजह से होती है, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन पावर ख़त्म हो जाती है इम्यून सिस्टम की, और उसमें जो रीजंस बताए मैंने वो आपको याद रखने हैं। और जो वुमेन्स होती है उनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वुमेन्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसका, बट इट इज़ सेड कि ये फैमिलीज़ में रन होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हेरिडिटरी होते हैं, फैमिलीज़ में रन होता है। अभी इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, अभी ये मतलब दिस इज़ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, डेवलपिंग टॉपिक, ये पूरा पूरा का पूरा अभी रिसर्च में है ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो इस वीडियो को भी आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो दिया है आप लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे, उसको भी अच्छे से देख लेना उस वीडियो को। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उसी वीडियो में से आएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंपल डिटेल्स दी हुई है हर एक डिजीज़ की, होती कैसे हैं और कौन सी डिजीज़ कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन सी क्लास में आती है, वो आपको याद रखना है इसमें। ऑटो इम्यून इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे लास्ट पेपर में जो आए हैं। तो ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है अब ख़त्म हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक है इसमें वैक्सीन्स का, इंशाल्लाह उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी आपको बस रिवाइज करते रहो इन वीडियोस को, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, भेजे हैं, इन सबको आप ये रिवाइज किया करो अच्छी तरह से, नोट्स बनाओ इनके, जिन पॉइंट्स पे मैंने एम्फेसिस दिया है ज़्यादा, तो उनको अच्छी तरह से याद रखो उन पॉइंट्स को। वही पॉइंट्स आएंगे इन्हीं वीडियोस में से, आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम कॉलेज में होता है तो पेपर यूनिवर्सिटी से बन के आता है, तो यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियोस में से। पूरा मटेरियल जो इन्हीं वीडियोस में है, पूरा का पूरा यही से पूछा जाएगा। यू डोंट नीड टू कंसल्ट द बुक्स। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मुझसे छूट गया है, वो बुक में प्रेजेंट है, उसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।